टेंथ बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। उसका नाम क्या है? इंसान का रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो इंसान का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो तनफ़ुस और गैसों के तबादले का जिम्मेदार है। इन दो चीज़ों के ऊपर थोड़ी हम डिटेल में बात करते हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि इंसान का रेस्पिरेटरी सिस्टम किन चीज़ों के ऊपर मुश्तमिल होता है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का किन चीज़ों पर मुश्तमिल होता है? एक तो होता है हवा का रास्ता, भी ये उन नालियों के ऊपर मुश्तमिल होता है जिनसे हवा जिस्म में दाखिल होती है और फेफड़ों तक पहुंचती है और फिर फेफड़ों से वापस खारिज होती है। तो दूसरा क्या है? फेफड़े। तो ये दो जो है ना हिस्से हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के। पहला हिस्सा क्या है? हवा का रास्ता। दूसरा हिस्सा क्या है? फेफड़े। तो हवा का रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो किस चीज़ का मैंने बताया आपको? तनफ़ुस और गैसों के तबादले का जिम्मेदार है। तो मैं पहले आपको बताता हूँ कि ये तनफ़ुस और गैसों का तबादला है क्या। तो तनफ़ुस को पहले आप समझ लें कि तनफ़ुस क्या है। तो तनफ़ुस क्या था? हवा का फेफड़ों में दाखिल होना। और क्या है भी? हवा का फेफड़ों से निकलना। ये क्या है? तनफ़ुस। तो तनफ़ुस से आगे का जो अमल है वो क्या है? गैसों का तबादला। गैसों का तबादला क्या है? ये जो हवा थी दाखिल हो गई थी, तो इस हवा से फिर क्या करना है? इस हवा से ऑक्सीजन को हासिल करना। इस हवा से ऑक्सीजन को हासिल करना फेफड़ों के अंदर, इसको क्या कहते हैं? और फिर कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करना? खारिज करना। ये क्या कह रहा था? गैसों का तबादला, कि ऑक्सीजन हासिल हुई और कार्बन डाइऑक्साइड खारिज हुई। तो इस अमल को क्या कहते हैं? गैसों का तबादला कहते हैं। इसके आगे क्या है? सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है? ये जो ऑक्सीजन गई थी, ये ऑक्सीजन सेल्स तक गई थी। कहां तक गई थी? सेल्स तक। तो सेल्स क्या करेंगे? इस ऑक्सीजन को इस्तेमाल करेंगे। ऑक्सीजन को इस्तेमाल करके एनर्जी हासिल करना। एनर्जी हासिल करेंगे और फिर ऑक्सीजन एनर्जी हासिल करने के बाद क्या करेंगे? और यहां से कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेंगे? फिर खारिज करेंगे। सेल क्या करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड को खारिज करेंगे। सेल्स तक ये कार्बन डाइऑक्साइड सेल्स से फिर खारिज होके कहाँ जाएगी? फेफड़ों के अंदर। और फेफड़ों से ये हवा के रास्ते के जरिए जिस्म से बाहर खारिज हो जाएगी। मेन ये देखना था कि तनफ़ुस के अंदर क्या थी। अब ये देखना है कि हवा फेफड़ों में दाखिल हुई हवा के रास्ते के जरिए, फिर ऑक्सीजन फेफड़ों के अंदर ऑक्सीजन का तबादला हुआ, खून ने ऑक्सीजन ली और सेल्स तक ऑक्सीजन पहुंचाई और सेल्स ने फिर ऑक्सीजन को इस्तेमाल किया, एनर्जी हासिल की और वहां पर जो रेस्पिरेशन का अमल हुआ उसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड खारिज हुई। वही कार्बन डाइऑक्साइड खून के जरिए आई तो वो कहाँ पे आई? फेफड़ों के अंदर। तो फेफड़ों तो सेल्स के खून के जरिए फेफड़ों में आई, फेफड़ों से फिर उसका क्या हो गया? इखराज हुआ। तो ये चीजें थी भी तनफ़ुस, गैसों का तबादला और सेलुलर रेस्पिरेशन में फर्क है कि ये क्या चीजें हैं। ठीक हो गया। तो अब हम चलते हैं आगे अपने जो टॉपिक था कि हवा का रास्ता है क्या। तो हम देखें अब इंसान का रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो हमने भी पढ़ा है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम इंसान का दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। पहले हिस्से क्या है? हवा का रास्ता। और दूसरा हिस्सा क्या है? फेफड़े। हवा का रास्ता उन नालियों के ऊपर मुश्तमिल होता है जिनसे हवा फेफड़ों तक जाती है और फेफड़ों से फिर वापस जो है ना खारिज होती है
तो दूसरा हिस्सा कौन सा था, फेफड़े। तो भी वो नालियाँ कौन कौन सी हैं, वो है नॉस्ट्रल्स और नेजल कैविटी, उसके बाद फेरिंक्स, उसके बाद लेरिंक्स, उसके बाद ट्रैकिया, उसके बाद ब्रोंकाई, उसके बाद ब्रोंक्योल और उसके बाद एल्यूलाई। तो अब डिटेल में हम इनको पढ़ते हैं कि ये हैं क्या। पहले पहले हम नॉस्ट्रल्स और नेजल कैविटी को पढ़ रहे हैं। ये जो हवा इंटर होती है ये नाक के नथुन यानी कि नॉस्ट्रल, नाक के नथनों के जरिए हवा दाखिल होती है। तो दाखिल होने के बाद ये कहाँ चल जाते हैं, नेजल कैविटी के अंदर। नेजल कैविटी के अंदर क्या मौजूद होते हैं, बाल मौजूद होते हैं और साथ में क्या मौजूद होता है, म्यूकस मौजूद होता है। तो इन बाल का क्या काम होता है, ये जो हेयर बाल मौजूद होते हैं इनका काम होता है जो हवा के अंदर जरात थे, पार्टिकल थे, उनको क्या करते हैं ये ट्रैप कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं। और म्यूकस क्या करते हैं, जो हवा का टेम्परेचर है उस टेम्परेचर को बैलेंस करना, कि जिस्म के टेम्परेचर के मुताबिक बैलेंस करना, उसको जो है ना क्या करना, गर्म करना। और इसके साथ नेजल कैविटी से होती हुई ये हवा फिर कहाँ पे चली जाएगी, फेरिंक्स के अंदर। दूसरा हिस्सा कौन सा है, फेरिंक्स। तो ये हवा नेजल कैविटी से कहाँ जाती है, फेरिंक्स के अंदर। और फेरिंक्स क्या है, फेरिंक्स बेसिकली जो है ना एक नाली है और जो है ना मुश्तरका हिस्सा है खुराक का और हवा का। ये हवा और खुराक का क्या है, फेरिंक्स की बेस के ऊपर जो इसकी बुनियाद है इसके ऊपर क्या मौजूद होता है, ग्लाटिस। और ये फिर नेजल कैविटी से फेरिंक्स में, फेरिंक्स से ग्लाटिस से होती हुई जो है ना फिर ये कहाँ चली जाती है, ट्रेके के अंदर। और ट्रेके से ब्रोंकाई में हवा चली जाती है। तो ये ग्लाटिस के ऊपर क्या बना होता है, टिश्यू का पर्दा, जिसे क्या कहते हैं, एपिग्लाटिस। ये हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में जब पढ़ा था तो उसमें हमने पढ़ा था कि ये टिश्यू का पर्दा एपिग्लाटिस होता है। जो ग्लाटिस जो ऊपर को उठता है तो टिश्यू का पर्दा उसको कवर कर लेता है ताकि खुराक और जो माए हम पी रहे होते हैं, खुराक खा रहे होते हैं, तो हमें हमारी सांस की नाली में ना चला जाए। उसके बाद क्या है, लेरिंक्स। लेरिक्स क्या है, लेरिक्स बेसिकली एक खाना है जिसको क्या कहते हैं, खाली खाना, जिसको वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है, हवा का खाना है जिसे वॉइस बॉक्स कहा जाता है। इसके अंदर असल में रेशादार पट्टियों का जोड़ा होता है। रेशादार पट्टियों का जोड़ा होता है, बैंक मौजूद होता है। उन बैंक के साथ को के अंदर क्या पैदा होता है, इर्ताश पैदा होता है, वाइब्रेशन जो ही पैदा होती है। इस वाइब्रेशन से क्या पैदा होती है, वॉइस पैदा होती है, आवाज पैदा होता है। इसी वजह से लिरिक्स को क्या कहा जाता है, वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है। तो ये लिरिक्स फिर कहाँ पे खुलती है, ट्रैकिया के अंदर। देख रहे हैं 14 नंबर पे क्या पढ़ रहे हैं हम, ट्रैकिया और ब्रोंकाई। तो ये जो हमने शक्ल बनाई है ये सारी शक्ल किस चीज की है, ट्रैकिया की। तो ये क्या है, सी शक्ल के क्या है, ये कार्टिलेज है। ये है क्या भी, ट्रैकिया कार्टिलेज की बनी होती है। ये है कि लंबी नाली है और तकरीबन 12 सेंटीमीटर लंबी नाली है, हवा की नाली। इसे विंड पाइप भी कहते हैं, विंड पाइप इनके हवा की नाली कहा जाता है। ये फिर तकसीम होकर क्या बनाती है, ये ब्रोंकाई, ट्रैकिया तकसीम होकर ये ब्रोंकस या वाहिद ब्रोंकस होता है, जमा क्या है ब्रोंकाई में तब्दील हो जाती है। ये आगे क्या है, ब्रोंकाई। ब्रोंकाई कैसे बन रही है, ट्रैकिया तकसीम हो रही है तो इससे क्या बन रही है, ब्रोंकाई बन रही है।
और इसके जो वाहिद है उसको क्या कहते हैं, ब्रोंकस। ये जो ट्रैकिया है ये क्या होती है, फिर डिवाइड होती है फेफड़ों के अंदर जाके, तो उसमें किसमें तब्दील हो जाती है, ये ब्रोंकाई के अंदर, और वाहिद को क्या कहते हैं, ब्रोंकस। तो अब ये ट्रैकिया और ब्रोंकाई दोनों के अंदर क्या मौजूद होते हैं, सीलिया मौजूद होते हैं। तो सीलिया का काम क्या होता है कि हवा के अंदर अगर मजीद कोई ज़रात वगैरह रह गए तो उन ज़रात को क्या करना है, फिर पकड़ना है, ट्रैप करना है। तो ज़रात को ट्रैप, बार बार ज़रात को ट्रैप क्यों किया जा रहा है, क्योंकि ये हवा फेफड़ों में जा रही है, और फेफड़े जो है ना हवा की थैलियां एंड पे होते हैं, एल्वियोलाई मौजूद होते हैं। तो ये बहुत ही नफीस होते हैं, अगर उसके अंदर कोई ज़रात वगैरह चले गए तो इन्फेक्शन हो सकता है, जिससे फेफड़े डैमेज हो सकते हैं। तो इसकी वजह से ये ज़रात को क्या किया जाता है, फिल्टर किया जाता है बार बार, ठीक है ना। तो इनको क्या जाता है, फिल्टर किया जाता है। और फिर क्या नेक्स्ट जो इसका पार्ट है, उसके बाद क्या आ जाता है, ब्रोंक्यूल्स और एल्वियोलाई। ये जो फेफड़ों के अंदर जाके जो ब्रोंकस थे वाहिद, ये मजीद छोटी छोटी जो है ना नाले में तब्दील हो जाते हैं, मजीद जो है ना बारीक नाले बना देते हैं। उन नालियों को क्या कहते हैं, ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। और वो ब्रोंक्यूल्स फिर क्या करते हैं, हवा की थैलियों में खुलते हैं। उन हवा की थैलियों को हम क्या कहते हैं, एल्वियोलाई। इन एल्वियोलाई के गिर्द फिर क्या मौजूद होती है, ब्लड कैपिलरीज, खून की नालियां, जिनका नाम क्या है, कैपिलरीज। ये खून की नालियां कैपिलरीज ने इन जो एल्वियोलाई थी इनको क्या किया जाता है, लपेटा होता है, घेरा होता है। क्या क्या होता है, लपेट लिया होता है, या इसको घेर लिया होता है। तो इस घेरने से क्या होता है, फिर ऑक्सीजन या एल्वियोलाई से फिर कहाँ चली जाती है, इन खून की नालियों में, कैपिलरीज में चली जाती है, तबादला होता है। और फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है सेलुलर रेस्पिरेशन के बाद खून के जरिए कहाँ आती है, फिर ब्लड कैपिलरीज के थ्रू, एल्वियोलाई के थ्रू ब्लड कैपिलरीज में आती है, खून के थ्रू इन ब्लड कैपिलरीज के थ्रू एल्वियोलाई में आती है। तो एल्वियोलाई के जरिए फिर बाहर खारिज की जाती है।